हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का प्रथम पाठ नमक का दारोगा ये पढ़ने जा रहे हैं। अब नमक का दारोगा पाठ के जो लेखक हैं प्रेमचंद हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में कुछ जानकारी पढ़ लें कि कवि कौन थे, उनकी रचनाएं क्या हैं, कहाँ उनका जन्म स्थान रहा है। तो सबसे पहली चीज़, प्रेमचंद को सारी दुनिया प्रेमचंद के नाम से जानती है, लेकिन ये उनका वास्तविक नाम नहीं है। उनका वास्तविक मूल नाम है धनपत राय। उनका जन्म 1880 में हुआ था लमही गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रेमचंद की मुख्य रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उनके उपन्यास हैं। प्रेमचंद मुख्य रूप से एक कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार रहे हैं। उसके बाद उनके सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में है, गुप्त धन, ये उनके कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये उनके प्रमुख नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये उनके निबंध संग्रह हैं। ये विविध प्रकार की उनकी रचनाएं रही हैं और उनकी मृत्यु 1936 में हुई है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। माना जाता है कि वास्तविक हिंदी साहित्य में कथा और कहानी की शुरुआत प्रेमचंद के युग से मानी जाती है। इस युग को प्रेमचंद का नाम दिया गया है। इतने ख्यात व्यक्ति की जो रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नमक का दारोगा, इस रचना की मुख्य विशेषता यह है कि ये जो रचना है उनकी, ये उस समय में लिखी गई है, उस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है जब हमारे भारत पर ब्रिटिश राज हुआ करता था। ब्रिटिश राज का समय जो था हमारा, उसमें हमारे भारतीय समाज की एक जो पृष्ठभूमि थी, उस समय हमारा भारतीय समाज जैसे दिखता था, क्या उनके रहन सहन थे, वहाँ का क्या परिवेश था, वहाँ के लोगों की क्या मानसिकता थी, ये सारी चीज़ें हमें प्रेमचंद की इस कहानी में देखने को मिलेगी। साथ ही हमारे यहाँ पर हमारे भारतीय लोगों की मनोदशा, भारतीय लोगों की विचारशैली, उनका आत्मसम्मान और ये विशिष्ट गुण जो भारत के लोगों के हैं, ये सब भी बखूबी रूप से और बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में प्रेमचंद जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किए। पाठ को शुरू करते हैं हम नमक का दारोगा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि नमक का दारोगा ये कैसा नाम है, इसका अर्थ क्या? तो नमक, आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाना चाहेंगे हम कि आप सभी ने देखा होगा कि दांडी मार्च जो कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इन सब के दौरान चलाई थी। उस समय उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन किया था, उसमें उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो नमक कानून को तोड़ने का मुख्य कारण ये था कि उस समय ब्रिटिश राज ने हमारे भारत में एक कानून बना दिया था नया। उस कानून में ये बनाया गया था कि अब आपको नमक बनाने के लिए ब्रिटिश राज की इजाज़त लेनी होगी और इसके बदले उनको आपको टैक्स देना होगा, कर देना होगा। अगर इसकी वजह से नमक के मूल्य क्या हो गए, बहुत बढ़ जाते थे और जो गरीब साधारण व्यक्ति था वो उसकी पहुंच नमक तक भी नहीं रही थी। इसी के लिए काफ़ी आंदोलन और सत्याग्रह हुए हैं। लेकिन यह जो पाठ है हमारा, ये उन आंदोलन और सत्याग्रह के पहले की पृष्ठभूमि को बता रहा है, पहले की स्थिति को बता रहा है, जब हमारे यहाँ नमक कानून लागू हो गया था और बड़ी कड़ाई से ब्रिटिश राज इसका पालन कर रहा था और दूसरे अधिकारियों से इसका पालन करवा रहा। हम शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, जो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से।
अब यहाँ जब नमक का नया विभाग बना, जब ब्रिटिश राज ने हमारे यहाँ शासन करते हुए नमक के लिए एक अलग से विभाग का निर्माण कर दिया। विभाग का निर्माण इसलिए कर दिया कि नमक की सारी गतिविधियाँ सीधे उस विभाग के नियंत्रण में रहे, उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके, सारे व्यवहारों को देखा जा सके। लेकिन ये जो थी एक ऐसी बात थी कि यहाँ आपको लिखा ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध। नमक एक ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। इस नमक हमको कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। समुद्र के खारे पानी से ही नमक बनाया जाता है। तो नमक हमें ईश्वर ने दिया है, जिसे हमें समुद्र के पानी से हम बनाते हैं। अब उसका व्यवहार करने से नीचे अर्थात हमें नमक का उपयोग करने से रोका जा रहा था। और जब लोगों को ये चीज़ परेशान करने लगी, इससे लोगों को तकलीफ़ होने लगी, तो लोगों ने क्या करा? चोरी छुपे ये काम करना शुरू कर दिया, उसका व्यापार शुरू कर दिया कि अब आप सीधे से सामने से उसका उपयोग नहीं करने दे रहे हो, उसके ऊपर आपने रोक लगा रखी है, तो चोरी छुपे से इसका व्यापार शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के छल प्रपंच करने लगे, जैसे कि क्या होगा? रिश्वत देना, रिश्वत दे के अपना काम निकाल लेना। जैसे आज भी होता है ना कि सरकारी अधिकारियों से या किसी से भी कोई काम निकालना है तो या तो आप सीधे से हो जाए, नहीं है तो हम चुप के लोग उससे काम कर लेते हैं, या दूसरा तरीका लोग रहते हैं कि उनको घूस, रिश्वत ये सारी दी जाती है। घूस और रिश्वत ये दो जो शब्द हैं, इनके अर्थ ये होते हैं, घूस को ही रिश्वत कहा जाता है। और घूस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कार्य करवा रहे हैं और किसी सरकारी महकमे से वो कार्य होना है और वो कार्य नहीं हो पाने की स्थिति में जो उस व्यक्ति को, जो वो अधिकारी है, उसको गैर कानूनी रूप से, जो कानूनन उचित नहीं है, जो अतिरिक्त रूप से जो लालच उपहार दिया जाता है, उसको घूस कहते हैं। तो ये सारे तरीके अपनाए जाने लगे थे। कोई चालाकी से अपना काम निकाल रहा था। अब अधिकारियों के पोबारा थे। क्यों पोबारा थे? क्योंकि अधिकारियों को तो घूस मिल रही थी, रिश्वत मिल रही थी, उन्हें तो काम खुले नहीं करना था, चोरी छुपे करना था, अपनी वेतन उन्हें मिल रहा था, साथ में ऊपर से उपहार भी उन्हें मिल रहे थे। अब पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पहले तो पटवारीगिरी, पटवारी का पद आज भी होता है, बहुत ही सम्माननीय और अच्छी श्रेष्ठ श्रेणी का सरकारी पद होता है। लेकिन लोग इस सम्मानित पद को भी छोड़ने को तैयार थे। किस लालच में छोड़ने को तैयार थे? नमक विभाग में नियुक्त होने के लालच में उसको छोड़ने को तैयार थे कि नमक विभाग छोड़कर हम पटवारीगिरी को छोड़कर हम लोग नमक विभाग में शामिल हो जाएं। और बरकंदाजी का मतलब ये होता है कोशिश करना, उसके लिए नए नए तरीके लगाना। जैसे कहते हैं ना कि किसी से पहचान लगवाना या किसी भी तरीके से उसमें दाखिल होना है, आपको वो नौकरी लेना है नमक विभाग की। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकील होना भी एक बहुत सम्माननीय पद है और लोग उस पद को भी त्यागने के लिए तैयार थे अगर उन्हें नमक के दारोगा का पद मिल जाए। अब दारोगा शब्द का मतलब ये होता है, जैसे इंस्पेक्टर जो होते हैं हमारे, उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में या ग्रामीण अंचल की भाषा में या हमारी जो खड़ी बोली हिंदी भाषा है उसमें दारोगा कहा जाता है। ये समय वह था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत ये दोनों एक समझना, मतलब अंग्रेजी शिक्षा से आज आप पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है उस समय जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, इंग्लिश में बोलने वाले लोग है ना, अंग्रेजी की शिक्षा लेने वाले लोग, उसको ईसाई धर्म के साथ जोड़ा जाता था कि जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो अंग्रेजी में शिक्षा लेते हैं, या जो अंग्रेजी में शिक्षा लेते हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी, लेकिन लोगों का मानना ऐसा ही था उस समय। फारसी का प्राबल्य था। फारसी भाषा भी बहुत ही श्रेष्ठ और चाहने वाली भाषा थी उस समय। और प्राबल्य का मतलब ये था कि उसका श्रेष्ठ होना, उसका उचित लगना, सब में बेहतर बन के सामने आना। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। अब उस फारसी भाषा की पहुंच इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि
प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर। मतलब ये हिंदी साहित्य विषय की तरह ही उसमें जो कथाएं हैं, श्रृंगार रस के काव्य हैं, ये सब फारसी का ज्ञान लेकर लोगों को अच्छी खासी सरकारी उच्च पदों पर नियुक्ति हो जाया करती थी। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। कौन निकले रोजगार की खोज में? मुंशी बंसीधर, जो यहाँ मुख्य किरदार है, मुंशी बंसीधर। तो मुंशी शब्द किसके साथ लगता है? मुंशी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हिसाब किताब, जैसे अपन अकाउंटेंसी होते हैं ना, आज अकाउंटेंट होते हैं, उसी के लिए मुंशी शब्द का प्रयोग होता था। तो बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त कर दी थी, उन्होंने उसे पढ़ लिया था। और अब मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, मजनू लैला मजनू के प्रेम वृत्तांत है ना, फरहाद श्री फरहाद, ये इनकी प्रेम कथाएं हैं साहित्य के अंदर। ये सब पढ़ने के बाद में उनको नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के जो बहुत अधिक आविष्कार हो रहे थे उस समय, ये सब बातें समझते हुए उन्होंने सब ज्ञान ले लिया था। और सारा ज्ञान लेने के बाद वो अब रोजगार की खोज में निकल पड़े थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हो, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मैं कगारे पर वृक्ष का हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। उनके जो पिताजी थे वो अनुभवी पुरुष थे। अनुभवी पुरुष मतलब जो व्यक्ति अपनी उम्र का एक अच्छा पड़ाव पार कर लेता है, थोड़े वृद्धा अवस्था की तरफ जाने लगता है, तो वो जीवन में बहुत सारे अनुभवों से होकर गुजरने पर जिंदगी उन्हें अनुभव सिखा देती है। ऐसे उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। तो उन्होंने बताया कि अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा जब रोजगार के लिए आप जा रहे हो तो इन बातों को ध्यान में रखना। एक तो हमारे घर की दुर्दशा खराब है, ऋण का बोझ, मतलब कि दुर्दशा तो आप देख ही रहे हो, हमारे घर की दुर्दशा हो रही है, मतलब गरीबी कंगाली की स्थिति है उस घर में, क्योंकि ऋण मतलब कि कर्जा। अब कर्जे का ब्याज ऋण जो है उसका ब्याज लग रहा है, उसके कारण हम परेशान हैं। लड़कियां हैं उस घर में, उनकी बहनें होंगी जो कि घास फूस की तरह बड़ी होने का मतलब ये है कि लड़कियों के थोड़ा बड़े होने पर ही उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंताएं सताने लगती हैं। ये सारी समस्या बताते हुए वो बोलते हैं अंत में कि मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ही ऐसा किनारे का पेड़ हो रहा हूँ कि जरा सी ठोकर से किसी भी समय गिर जाऊँ, मतलब वो अपने जीवन यात्रा कभी भी समाप्त हो जाए, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था आ चुकी है। उन्हें अपने जीवन का कोई मूल नहीं, पता नहीं है कि वो कितने समय तक रहेंगे। ये सारी परेशानियाँ उनको बताते हैं और बोलते हैं तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। वो ऐसा कहते हैं कि अब तुम ही इस घर के मालिक हो, तुम्हें इस जिम्मेदारी को समझना होगा और नौकरी में पद के पीछे मत भागना। आपको किस तरफ ध्यान देना है बता रहे हैं कि वो तो पीर का मजार है। पीर का मजार मतलब, क्योंकि आपने देखा है कि मजारें होती हैं, वहाँ लोग मत्था टेकते हैं, बहुत आदर करते हैं, लेकिन वहाँ रुपए पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। वो आदर की चीज़ है, आदर्श चीज़ होती है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। बोले मजार किस काम की? जैसे कि वहाँ बैठा कोई व्यक्ति जो ध्यान रखता है, वो कहाँ ध्यान रखेगा कि वहाँ चढ़ावा कितना आया है, चादरें कितनी चढ़ी है, जिससे कि उसकी गुजर बसर हो सके। इसी रूप से वो उन्हें समझाते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपर की आय हो सके, ऊपरी इनकम हो सके, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो पूर्णमासी का चांद किसे बोलते हैं? जो पूर्णिमा के दिन का चांद होता है हमारा, वो पूरा चांद होता है, लेकिन अगले ही दिन से वो क्या होता है, घटने लग जाता है। और कितने दिन में ख़त्म हो जाता है? 15 दिन में ही ख़त्म होकर अमावस्या आ जाती है। इसी प्रकार से वे कहते हैं कि वेतन जो होता है, जो तनख्वाह सैलरी होती है हमारी, वो तो बिल्कुल आने के बाद से अगले दिन ही ख़त्म होने शुरू हो जाती है।
लेकिन अगर ऊपरी आय क्या है, बहता स्रोत है, वो रोज़ थोड़ा थोड़ा आपके पास आता रहता है, जिससे आपकी प्यास बुझना मतलब आपको हमेशा जो आपके रोज़मर्रा के साधारण से खर्चे हैं वो उससे निकलते रहते हैं। अब तक का पाठ आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसके आगे के पाठ को हम लोग अगले पाठ में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।